इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से समझना, ये भी सिंपल सी ही चीज है। प्रोड्यूसर थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं। प्रोड्यूसर थ्योरी में सॉल्व करते हुए ऑप्टिमल लेबर और कैपिटल निकालते हुए हम क्या करते थे? यहां है लेबर, यहां पर है कैपिटल, ठीक है, के एल। किसी क्यू लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए अगर ये मेरा एक आइसो क्वांट है, ठीक है, फॉर क्यू लेवल ऑफ आउटपुट। अब किसी पर्टिकुलर वेज और रेंट रेशियो के लिए, प्राइस रेशियो के लिए, मेरी कॉस्ट की जो लाइन है, आइसो कॉस्ट लाइन है, लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसिंग, लीस्ट आउटपुट ऑफ प्रोड्यूस सॉरी, फॉर प्रोड्यूसिंग क्यू लेवल ऑफ आउटपुट, लीस्ट कॉस्ट पर जो लेबर और कैपिटल का जो कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, लेट्स से वो है L1 और K1, ठीक है। सपोज ये है W1 अपॉन R1 की स्लोप की लाइन, ठीक है। ये जो आइसो कॉस्ट लाइन है, आइसो कॉस्ट लाइन, इसकी जो स्लोप है वो है W1 अपॉन R1। और ऐसे में इस प्राइस रेशियो के लिए लीस्ट कॉस्ट पर क्यू लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है वो हो रहा है L1 और K1। सपोज ये जो प्राइस रेशियो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी तक क्या हुआ, लेट्स से ये लाइन है ए बी, आइसो कॉस्ट लाइन। पहली लाइन है ए बी, प्राइस रेशियो है वहां पर W1 अपॉन R1, और कैपिटल लेबर रेशियो यूज हुआ है K1 अपॉन L1। दूसरी लाइन है लेट्स से सी डी, और उसकी जो स्लोप है वो ज्यादा है, ठीक है। मेरा प्राइस रेशियो चेंज हुआ और नया प्राइस रेशियो, नए प्राइस रेशियो की जो आइसो कॉस्ट लाइन है, उससे मुझे जो ऑप्टिमल कैपिटल लेबर रेशियो मिला वो ये मिला। तो यानी अब लेबर यूज करनी पड़ रही है L2 और कैपिटल यूज करनी पड़ रही है लेट्स से K2, ठीक है। नए प्राइस रेशियो W2 अपॉन R2 के लिए क्यू लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए लीस्ट कॉस्ट पर जो रेशियो मिल रहा है मुझे कैपिटल और लेबर का, वो है K2 अपॉन L2, ठीक है। तो जब मेरा प्राइस रेशियो चेंज होता है, किसका प्राइस रेशियो? इनपुट प्राइस रेशियो जब चेंज होता है वेज और रेंट, उससे मुझे सेम क्यू लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल और लेबर का रेशियो भी चेंज करना पड़ता है। ये मैंने अभी अभी आपको डायग्रामेटिकली दिखाया। तो कितना चेंज करना पड़ता है उस चीज को हम कहते हैं कैपिटल, उस चीज को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि इनपुट प्राइस रेशियो में चेंज होने की वजह से आपको कैपिटल लेबर रेशियो में कितना चेंज करना पड़ेगा, यानी आपको, आप कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे लेबर और कैपिटल के बीच में, उस चीज को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एज इनपुट प्राइस रेशियो W upon R, let's say, increases, the new least cost combination of inputs for the same level of output, for the same level of output Q
will be given by the points with higher capital labor रेशियो. W अपॉन आर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वेजेस जरूर रेंट से ज्यादा इंक्रीज हुए होंगे. तो अगर वेजेस ज्यादा हो गई हैं तो ऑब्वियसली लेबर आप कम यूज करोगे. तो लेबर अगर हम कम यूज करेंगे तो K बाय एल इंक्रीज हो जाएगा. तो W बाय आर में चेंज होने से जो कैपिटल लेबर रेशियो में चेंज आया. ठीक है, तो इसका मतलब हमने यहां पर क्या किया है, यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैपिटल फॉर लेबर. इनपुट प्राइस चेंज होने की वजह से, उसके रेशियो में चेंज होने की वजह से जो हमने कैपिटल को यहां पर ज्यादा यूज करा एज कंपेयर टू लेबर. ये देखो, पहले आप K1 यूज कर रहे थे, अब आप K2 यूज कर रहे हो और K2 ज्यादा है K1 से. पहले हम L1 यूज कर रहे थे, अब हम यूज कर रहे हैं L2 और लेबर कम है. नए कॉम्बिनेशन में लेबर कम है पुराने वाले कॉम्बिनेशन से. तो मैंने लेबर की जगह कैपिटल को क्या करा है, सब्स्टिट्यूट करा है. ठीक है, इसी चीज को हम कितना कैपिटल लेबर रेशियो रिस्पॉन्सिव है टुवर्ड्स चेंज इन इनपुट प्राइस रेशियो, उस चीज को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ K by L, capital labor ratio, to the changes in input price ratio, W by R, to produce same level of output, जो कि डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन अ that depends upon a production function. Production function is termed as elasticity of substitution. ठीक है, W by R चेंज होने से K by L कितना चेंज होगा. ठीक है, उस चीज को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि डिपेंड करती है किसी प्रोडक्शन के फंक्शन पर. ऑब्वियसली उस पर डिपेंड करेगा क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है हमारे आइसो क्वांट की शेप. ठीक है, तो और आइसो क्वांट की शेप अफेक्ट करेगी कि हम कैपिटल लेबर रेशियो कैसा यूज करेंगे. चलो फिर आगे देखो, जिस तरीके से मैं ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोड्यूसर थ्योरी में दिखा रहा हूं, सेम तरीके से हम ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंज्यूमर थ्योरी में भी निकाल सकते हैं. यहां पर बात हो रही है इनपुट प्राइस रेशियो की, वहां पर गुड्स के प्राइस में चेंज होने से आप एक्स और वाई का जो रेशियो है, वाई अपॉन एक्स का जो रेशियो है, गुड वाई और गुड एक्स का, उसमें क्या चेंज आएगा, उधर भी आप सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाल सकते हो. इसका फॉर्मूला क्या है उसकी बात करते हैं और समझते हैं फॉर्मूले को. फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का D log K by L. ठीक है, कि K by L में कितना चेंज आएगा कैपिटल लेबर रेशियो में, ड्यू टू चेंज इन इनपुट प्राइस रेशियो. इस फॉर्मूले को समझो, आपको मैं एनालॉगसली दिखाता हूं ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका फॉर्मूला क्या था, dQ बाय dP इंटू P बाय Q. इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं D log Q अपॉन D log P. ध्यान से देखो, सेम फॉर्मूला बनेगा इससे भी. D log Q का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन Q. ठीक है, इंटू Q में कितना चेंज आया, अपॉन D log P से आ गया 1 बाय P, और फिर P में कितना चेंज आया. तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन रहा है, dQ बाय dP इंटू
क्यू बाय सॉरी इंटू पी बाय क्यू। तो ये जो लॉग होता है ये हमें रिलेटिव चेंज के बारे में बताता है। तो सेम तरीके से यहां पर भी वही फॉर्मूला बना है। यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं कि क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। उस रिस्पॉन्सिवनेस को निकालने के लिए जो हमें मेजर मिला हुआ है उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिमिलरली इनपुट प्राइस रेशियो में चेंज होने की वजह से के बाई एल में कितना चेंज आएगा, उसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और क्योंकि ये जो हमने पॉइंट्स निकाले वो कैसे निकाले, इस पॉइंट पर आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो क्वांट की जो स्लोप है वो इक्वल है। इन पॉइंट्स पर आइसो कॉस्ट लाइन की स्लोप यानी W बाय R और जो आइसो क्वांट की स्लोप है यानी MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन वो इक्वल है। तो इस फॉर्मूले को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, D log K बाय L अपॉन D log MRTS। तो ये फॉर्मूला है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। और यही फॉर्मूला कंज्यूमर थ्योरी के लिए क्या बन जाता, D log गुड Y अपॉन गुड X अपॉन D log MRS या PX अपॉन PY। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है सबको? इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला समझ में आ गया? तो क्वेश्चन देखो, अगर प्रोडक्शन फंक्शन है F एक्स वाई, ठीक है, एक्स को लेबर समझ लो, वाई को कैपिटल समझ लो, या यहां पे एल और के भी लिख सकते हैं। सी एक्स की पावर ए वाई की पावर बी, हमें निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब इसके लिए एक मुझे क्या चाहिए, MRTS। MRTS कितना आ जाएगा, MPX मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर एक्स और मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर वाई। तो ये कितना आ गया, C एज इट इज ए एक्स की पावर ए माइनस वन वाई की पावर बी अपॉन C एज इट इज बी वाई की पावर बी माइनस वन एक्स की पावर ए एज इट इज। तो ये आ गया फाइनली A अपॉन बी वाई अपॉन एक्स, मुझे मिल गया MRTS। अब तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना आ जाएगा, फॉर्मूला है उसका D log y अपॉन एक्स अपॉन D log MRTS, ठीक है, विच इज इक्वल टू D log y अपॉन एक्स अपॉन D log a बाय बी वाई बाय एक्स के, करेक्ट। अब लेट से सपोज या लेट, अगर मैं y अपॉन एक्स को थोड़ी देर के लिए z मान लूं, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, D log z अपॉन D log a बाय बी z, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन z dz अपॉन 1 अपॉन a बाय बी z d a बाय बी z, ठीक है।
log z का 1/z, उसके बाद z का डिफरेंशिएशन dz। सिमिलरली यहां पर log a by b, log a z by b का डिफरेंशिएशन 1/az by b, और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ az by b। फर्दर इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/z से 1/z ये कैंसिल हो गया, तो dz अपॉन 1/a बाय b को मैं लिख सकता हूं यहां पर b बाय a, और d a बाय b z से a बाय b बाहर आ गया, ठीक है, और ये आ गया dz। ये सब हुआ कैंसिल, और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस केस में मुझे मिल गया कितना, 1। ठीक है, क्लियर है।